नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आज हम बात करेंगे मौसमी बीमारियों को लेकर। वे बीमारियां हैं जो मौसम के बदलते समय से अधिक प्रचलित होती हैं और ये बीमारियां मौसम के बदलने के कारण ही प्रभावी भी होती हैं और साथ ही शरीर के इम्यून सिस्टम पर भी प्रभाव डालती है। मौसमी बीमारियां आम हैं, लेकिन कभी कभी वो उन लोगों में गंभीर हो जाती हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है या फिर कह लें कि विकसित हो रहा होता है। समय से पहले जन्मे बच्चों को गंभीर बीमारियों का ज्यादा खतरा बना रहता है। साथ ही साथ पहले से ही हार्ट या फिर फेफड़ों की बीमारी जैसे अस्थमा से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों को भी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर जी और एमबीबीएस डॉक्टर नरेंद्र कुमार पारिक जी, जो कि वरिष्ठ बाल और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, संजीव जी और डॉक्टर पारिक। थैंक यू। संजीव जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि देखिए बारिश का मौसम है और जब भी मौसमी बीमारियों की हम बात करते हैं तो अलग अलग बीमारियां होती हैं। किस तरह से आप इन बीमारियों को देखते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई मौसमी बीमारी होती है तो किस तरह का ध्यान हमें रखना चाहिए? हर्षदा, सबसे बड़ी बात आज इस पैनल पे हमारे साथ में हमारे सीनियर डॉक्टर जो है डॉक्टर नरेंद्र पारिक हैं, जो कि पीडियाट्रिशियन भी हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूं न्यूज 21 की तरफ से। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि मौसमी बीमारियों, हर मौसम अच्छा लगता है। बारिश का मौसम अलग अच्छा लगता है और गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, लेकिन इन सब के आने के साथ साथ में जब बीमारियां आती हैं तो आदमी को ऐसा लगता है कि शायद पुराने वाला ही ठीक था। लेकिन फिर भी हर तरह की जो है वो प्रकृति बनी हुई है। मौसमी बीमारियों में खासकर जो सीजनल बीमारियां हैं, जैसे स्किन की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी गई है, क्योंकि इन दिनों में स्वेटिंग की वजह से, कुछ बारिश की वजह से स्किन की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ज्यादा जो है बच्चों में खासकर पाई जाती है। डॉक्टर पारिक आज हमारे साथ हैं, वो स्पेसिफिकली इस पे ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि इन दिनों में बच्चों में स्किन की बीमारियां काफी ज्यादा होती हैं, और खासकर डेंगू, जो कि इन दिनों में मच्छर जो है वो पनप जाते हैं, और डेंगू की बीमारियां जो है इस रीजन में, खासकर मैं कहूंगा कि गंगानगर, बीकानेर, ये जो बेल्ट है जहाँ मच्छर बहुतायत से हैं, वहां डेंगू भी बहुत है। अगर आप उदयपुर की बात करें तो मलेरिया ऑल्दो अब तो कम हो गया, लेकिन वहां पर कहते हैं ऐसा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मलेरिया की बेल्ट जो है उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा की साइड की बेल्ट थी। सो ये सीजनल बीमारियां डेफिनेटली बहुत ही, बच्चों में तो बहुत ज्यादा प्राकृतिक रूप से, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते। बड़ों को तो बुखार चढ़ता है तो बता भी देते हैं, या उनके डॉक्टर से वो संपर्क फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे बताते नहीं है। तो इसलिए डिफिकल्ट रहता है बच्चों को एक्सप्लेन करना कि उनको क्या सफर कर रहे हैं और किस तरह की बीमारियां उनको ठीक है इन संजीव जी, दिनों अब में हम डॉक्टर तकलीफ पारिक दे रही से है। इन बीमारियों को, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, जो आज हमारा चर्चा का विषय है, इसको समझ लेते हैं कि किस किस तरह की बीमारियां हो सकती है, उनसे बचा कैसे 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 गुजरा है। डॉक्टर पारिक। हाँ, नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और जैसा अभी संजीव जी ने बताया कि सावन का मौसम बड़ा सुहावना होता है, बड़ी बयार चलती है। इसके साथ ही बड़ा दुखद लगता है जब कोई बच्चा खासतौर से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और जान गंवाता है। किसी भी कारण से हो सकता है, वो कोई इन्फेक्शन, मलेरिया है, डेंगू है, या कोई और वायरल बीमारी है। तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात होती है। और खासतौर से बरसात के मौसम में देखो, दो तरह की बीमारियां होती है। एक तो संक्रामक होती है, एक दूसरी तरह की होती है जो संक्रामक नहीं है। संक्रामक का मतलब होता है कोई वायरल बीमारी, जैसे वायरल जुकाम हुआ, फ्लू हुआ, या वायरल छोटे बच्चे होते हैं उनमें अचानक से निमोनिया वगैरह हो जाता है। और जैसे वायरल और जो संक्रामक बीमारियां, उनके खास जो कारण बरसात में होते हैं वो दूषित पानी है। पानी का क्या होता है कि जैसे पानी, गंदा पानी, और अगर वो सीवरेज का पानी कहीं पे मिल गया तो वो एक तरह से आउटब्रेक होती है एपिडेमिक के तौर पे। ठीक है, तो दूषित पानी और दूषित खाने के कारण जो फल वल सब्जियां हैं गली हुई हैं कुछ है, तो उनके कारण से होती है। उनमें खासतौर से उल्टी रोग है, टाइफाइड है, दस्त रोग है, इस तरह के हैजा है, पीलिया है, इस तरह की चीजें हैं। और तीसरा जो अभी संजीव भाई बता रहे थे कि ये जो डेंगू और मलेरिया, ये खासतौर से मच्छर जनित बीमारी कह सकते हैं अपन इसको। और बरसात में पानी, खासतौर से पानी जहाँ इकट्ठा हुआ वहां मच्छर पनपेंगे तो फिर डेंगू और मलेरिया है। किसी जमाने में जब हम पढ़ते थे, या बीकानेर में तो काफी सीवियर मलेरिया, या जैसलमेर, बाड़मेर, इस जोन में हुआ था, काफी ज्यादा पेशेंट मरे थे उस समय। आजकल लकीली मलेरिया तो इतना नहीं है, लेकिन एडीज हो, ये मच्छर पानी वानी इकट्ठा ज्यादा होने लग गया, कूलर वूलर का इस्तेमाल ज्यादा हो गया, डेंगू तो भी डॉक्टर पारिक, डेंगू बड़ी खतरनाक ढंग डेंगू से की एक भी तरह से बहुत सीजन से आ जाता बीमारियां है। हो रही है, जुलाई, लोगों अगस्त, को डेंगू सितंबर से भी शिकायत के रहती बाद। है। हाँ
हाँ बोलिए, दोबारा एक बार पूछिए। डॉक्टर पारिक, मलेरिया का आपने जिक्र किया, डेंगू से भी बहुत लोगों को शिकायतें रहती है, छोटे छोटे बच्चों को डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाना, ये सबसे बड़ा जो हम्म, इसका इफेक्ट पड़ता है, इस चीज से कैसे बचा जाए? हम्म। देखो, हमेशा हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक सिलाई के टीचर थे, वो कहते थे समय का एक टाका 9 टाकों की बचत करता है। मेरा मतलब है कि प्रोफाइलेक्सिस इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर थोड़ा बीमार हुआ, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो सीरियस नहीं हो। और मेन जो अपना फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि बीमारी हो नहीं, मच्छरों से अपन बचाव कैसे रखें। मतलब जैसे अभी सरकार अभी अपने तौर पे जब पानी मलेरिया डेंगू का सीजन आता है तब अपने तरफ से बहुत कोशिश करती है कि ये महामारी के रूप में नहीं फैले। जैसे है ना, जो जहाँ जहाँ पानी भरे हुए हैं, मतलब पानी के जो सोर्सेज हैं उनमें एक है ना केमिकल तेल का छिड़काव किया जाता है ताकि वो मच्छरों के जो लार्वा है उनको मारा जा सके। तो अब पब्लिक को भी अपना ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी घर में मान लो बाहर कोई बर्तन रखे हुए हैं पक्षियों को पानी डालने के लिए, या वो पुराने टायर पड़े हैं, कुछ पुराने कूलर पड़े हैं, पुराने टूटे हुए प्लास्टिक के कुछ पड़े हैं, उनमें बरसात का पानी भर गया है तो उनको खाली करें या वहां पे और बराबर सफाई रखें। गमलों वगैरह की सफाई रखें, आसपास कहीं घास फूस उग गई है तो उसको उसका भी है ना उसको काटे या उसमें कुछ छिड़काव करें दवाई का, ताकि इससे बचाव मेन चीज है डेंगू का। मतलब आपका अब ये कहना डेंगू है कि हो गया, हाइजीन, अगर आपका ये कहना है कि हाइजीन रहेगी तो डेंगू के चांसेस कम होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे एक जनरल क्वेश्चन है कि नॉर्मली हाँ, जब डेंगू का पेशेंट आता है, पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको डेंगू हो गया है या प्लेटलेट डाउन होने लग गई हैं, तो ये कितने दिन तक मतलब जो है वो घर में बच्चों को रख करके आप आदमी जो है वो ये देखे कि अल्टीमेटली ये डेंगू ही है या नॉर्मल फीवर है? कैसे पता लगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए देखिए नॉर्मल जो जुकाम बुखार वाला होता है उसके क्या होता है, नाक बह रहा है बच्चे का और हल्का जुकाम है, हल्का बुखार है। डेंगू का बुखार है, उसको अंग्रेजी में ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। मतलब मारवाड़ी में बनते हाड़ तोड़ बुखार। मतलब उसमें बदन का जबरदस्त दर्द होता है, रिट्रोऑर्बिटल पेन बोलते हैं, सरदर्द जबरदस्त होता है उसमें। और बुखार के साथ में एक चेहरे पे एक अलग ललाई सी दिखती है, लाल से रंग की रेसेस, दाने हल्के होते हैं, वो दिखते नहीं। प्लेटलेट कम होने के बाद वो मोटे लाल दाने अलग चीज है। एक जी। अलग चेहरे पे रेडनेस सी दिखती है, बच्चे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, उल्टी उल्टी जैसा हो रहा है, खाना खाया नहीं जा रहा, और बहुत तेज बुखार आता है, लगातार बुखार रहता है। जैसे मलेरिया का बुखार एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आएगा, डेंगू का बुखार लगातार रहेगा 2 दिन 3 दिन तक। और उस दौरान क्या है कि एक्चुअल में क्या सारे डेंगू मतलब सीरियस नहीं होते। अब यहाँ मैं थोड़ा सा बीमारी के बारे में बताना चाहूंगा पब्लिक को। भी डेंगू हो गया तो उसमें घबराने की बात नहीं है, लोग प्लेटलेट 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 करते रहते हैं। अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि शुरू के 4 दिन तक प्लेटलेट कम होते हैं। और डेंगू में जो असली चीज है बीमारी वो होती है अपनी रक्त वाहिनियां, जिनको खून की नसें मारवाड़ी में अपन बोल सकते हैं हिंदी में, खून की नसें होती है, उनमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। और छिद्र हो जाते हैं तो खून में से पानी हो डॉक्टर, जाता है। बिल्कुल। प्लेटलेट की कमी से इतनी दिक्कत नहीं है जितना खून गाढ़ा होने के कारण से है। तो दिक्कत यह है कि लोगों को ये समझ होनी चाहिए, लोग प्लेटलेट के पीछे भाग रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें, अपने भ्रांतियां बहुत है समाज में, प्लेटलेट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर पारिक, ये देखा जाता है कि जिस भी घर में किसी भी बच्चे हम को या किसी को भी अगर डेंगू हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। और एक वो फ्रूट आता है कीवी, कीवी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब मिथ्या है। बीमारी ऐसी है जिसमें 4 5 दिन 6 दिन तक आपके प्लेटलेट कम होंगे, क्योंकि डेंगू के खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बनाएगा और वो एंटीबॉडी प्लेटलेट पे भी काम करते हैं। उसमें घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात तब है जब आपका प्लेटलेट के लेवल काफी कम 20,000 के करीब हो जाए या खून बहने लगे। अदरवाइज प्लेटलेट देते तो और खतरनाक होता है। तो प्लेटलेट के पीछे नहीं भागे, मेन चीज है खून का गाढ़ापन। उसके बारे में कोई बात नहीं। उसकी वो आप अगर रिपोर्ट देखें तो एक हिमेटोक्रिट पीसीवी आती है, सीबीसी की रिपोर्ट में पीसीवी आती है, प्लेटलेट आती है। तो हम हमेशा पीसीवी को देखते हैं कि खून का गाढ़ापन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब शरीर में पानी की कमी हो रही है, उसको पानी दो। डेंगू का इलाज सिर्फ और सिर्फ बुखार की दवाई पैरासीटामोल और फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब पानी अगर पीता तो पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, आपकी इच्छा बकरी का दूध दो, गाय का दूध दो, जूस दो, नारियल पानी दो, कुछ भी दो, फ्लूइड एंड फ्लूइड एंड फ्लूइड। ताकि पानी जो है ना आपको दिख तो मोटा रहा है लेकिन नसों में पानी
निकल के शरीर में जा रहा है, नसों में पानी कम हो रहा है, खून आपका गाढ़ा हो रहा है, उसको रोकना जरूरी, नहीं तो डॉक्टर फिर उसके कारण से सारे डॉक्टर पारिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक क्योंकि सवाल और दूसरे मैं अंगों को ऐड करना चाहूंगी, आप उसका जवाब भी दे दें कि ये भी कहा जाता है जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जब अगर डेंगू हमारी रिपोर्ट्स में आता है या अगर सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो डॉक्टर डरा देता है थोड़ा कि भाई प्लेटलेट्स, जैसा आपने जिक्र भी किया, तो ऐसे हम घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, दवाई तो हम एक एलोपैथी एक ले ही रहे हैं, पर घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हम उसका सेवन कर सकें, उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। आपको बताया, एक गरीब के घर में भी नमक मिलेगा, चीनी भी मिलेगी, ओआरएस का घोल अगर पिलाते ने या सिंपल पानी है, नींबू पानी, शिकंजी पिलाते रहे। मैं नहीं कहूंगा कि आप नारियल पानी लेके आए, नारियल वाले भी अभी जो मतलब आम अभी 25 रुपए का मिल रहा था वो शायद 60-70 का हो गया है, जो मैं देख रहा हूँ। तो जैसे सीजन वो अपने भाव बढ़ा देते हैं। मतलब अपन, आप डॉक्टर या किसी को ब्लेम नहीं करें अपन कि डॉक्टर ऐसा, सभी अपना अपना फायदा देखते, कोई सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता। ये बड़ा दुखद पहलू है, क्योंकि जैसे डेंगू का सीजन आया, नारियल आपको 80 रुपए मिल रहा है, कीवी के भाव बढ़ गए, एक कीवी जो 20-30 रुपए की मिलती होगी शायद वो 70-80 मिल रही है, लोग पीछे भाग रहे हैं। कुछ नहीं करना, पानी पिलाना, लेकिन घबराना है, मतलब डॉक्टर डराया या नहीं डराया, आपको कब डरना है वो चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे के बहुत ज्यादा जबरदस्त पेट दर्द अगर चालू हो गया तो हो सकता है अंदर कोई ब्लीड होने के चांसेस है। बच्चा बेहोश हो रहा है, मुंह से कुछ नहीं ले रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है कि बच्चा पेशाब कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बच्चा पेशाब कम कर रहा है, पेशाब नहीं उतर रहा है, इसका मतलब शरीर में पानी की कमी है, इसको ग्लूकोज फ्लूइड देना है, हॉस्पिटल में आपको ले जाके दे, या अगर आप घर पे पी रहा तो घर पे पिलाएं। आपको मॉनिटरिंग करनी है पेशाब की, अगर पेशाब पूरा हो रहा है, अगर 1 ml प्रति किलो प्रति घंटा अगर पेशाब उतर रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं उतर रहा है तो फिर आपको या तो मुंह से दो, मुंह से नहीं ले रहा तो फिर जाके फ्लूइड और पैरासीटामोल के अलावा डेंगू का कोई इलाज किताबों में मैंने तो नहीं पढ़ा। और अगर कोई कह रहा है, कोई करता है, तो देखो वो उनकी डॉक्टर साहब, वैसे आपने जो बात आज बताई है, सभी को अपना अपना, पेशेंट्स भी बहुत ठीक होते हैं, उनको लगता है मैं जल्दी ठीक करवा लूं। हाँ जी डॉक्टर साहब, जो आपने रियली बात अभी शेयर की है, मतलब ये एक ऐसा लगता है कि आपकी बात रियली, मतलब हम लोग ऐसे गलतियां करते हैं बार बार कि प्लेटलेट्स कितने हो गए, हर एक का क्वेश्चन यही होता है प्लेटलेट्स कितने हो गए। तो ये जो आपने फ्लूइड वाली बात बताई है, और साथ में आपने कहा है कि आप जो है वो खून के गाढ़ेपन के लिए आप लगातार जो है वो दूध या शिकंजी या कुछ भी आप देते रहिए, और पेट दर्द खासकर ना हो, और फ्लूइड जो यूरिनेशन है वो उसका प्रॉपर हो। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट जज। ये बीमारी 4-5 की होती है, 3-4-5 दिन की बीमारी होती है, उस दौरान आपका खून का गाढ़ापन बढ़ेगा, उसको कवर कर लीजिए, उस समय फ्लूइड मिलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और 3-4-5 दिन के बाद जैसे ही बीमारी का असर कम होगा, अपने आप प्लेटलेट बढ़ने चालू हो गए, खून का गाढ़ापन कम होने लग जाएगा, पेशाब खूब बनने लग जाएगा, फिर आपको फ्लूइड उतना देने की जरूरत नहीं। भर्ती में भी ऐसा ही करते हैं। मॉनिटरिंग के लिए पीसीवी जो होती है, हिमेटोक्राइट बढ़ रही है, मान लो सुबह 30 थी, शाम को 40 हो गई है, इस पेशेंट को सुबह से शाम तक गाढ़ापन 10 बढ़ गया, 30 से 10 बढ़ गया, 33%, इसको फ्लूइड चाहिए, इसको ले जाके हॉस्पिटल भर्ती करना है। ये तो अगर फ्लूइड का गाढ़ापन 30 था, सुबह सुबह 30 है, शाम को 30 है, कल भी 30 था, तो आपको इतनी घबराने। हर्षदा, मैं डॉक्टर साहब की आंसर से आपको बताना चाहूंगा, बुरा नहीं माने, एक्चुअल में सब तरफ मीडिया सबने प्लेटलेट को इतना कर दिया कि आदमी प्लेटलेट के आगे सोचता है। हाँ, हर किसी का, बिल्कुल डॉक्टर पारिक आपने सही कहा कि प्लेटलेट्स उस शब्द को इतना हाइप बना लिया है कि किसी को भी अगर डेंगू होता है तो वो यही पूछते हैं कि भाई, जैसा संजीव जी ने भी कहा कि प्लेटलेट्स कितने हो गए हैं। डॉक्टर पारिक, एक और चीज का बताइए कि अगर सिम्टम्स पे अगर मैं आती हूँ, अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, उस चीज को लेकर डॉक्टर पारिक क्या कुछ कहेंगे आप? सिम्टम्स किस किस तरह के हो सकते हैं? क्या बच्चों में अलग सिम्टम्स होते हैं या जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें अलग सिम्टम्स होते हैं? नहीं, मोटा मोटे सिम्टम देखो, बुखार, एक तो तेज बुखार होता है, वो 2-3 दिन तक रहता है, अपने आप चले जाता है। लेकिन डेंगू में कई अपने आप ठीक हो गया, 1-2 दिन ठीक रहा, फिर उसके बाद पता पड़ा शरीर की सूजन सी आने लगी है, कुछ और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने लगे, वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो खतरनाक होते हैं, उसको सीरियसली लेना चाहिए। जैसे बुखार तो ठीक हो गया था साहब, 2 दिन बीच में ठीक रहा, उसका ना दिक्कत आ रही है, इसको पेशाब नहीं आ रहा है, इसको और दिक्कत हो रही है, उल्टियां चालू हो गई है, पेट दर्द चालू हो गया, तो उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि इसमें
सेकंड आता है ना, एक तरह से आपके हिसाब से कह सकते हैं कि 2 दिन बीच में ठीक हो और फिर वापस से अगर वो डिटोरेट हो रहा है तो इसका मतलब डेंगू में प्रॉब्लम है। उस समय अपन को चिंता की जरूरत है। जैसे मैंने बोला पेट दर्द हो रहा है या लाल लाल चकत्ते बनने लग गए, दाने बनने लग गए, या पेशाब नहीं उतर रहा है, उल्टियां हो रही हैं, पेट दर्द जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि इसमें खासतौर से पेट में कोई ब्लीड होने का चांसेस काफी होता है। कई बार जब प्लेटलेट की वो प्लेटलेट कई बार 1 लाख में भी हो जाता है, मतलब प्लेटलेट इतने कम नहीं हो तो भी हो गया। वो किस्मत होती है पेशेंट की। अलग अलग पेशेंट अलग तरह से बिहेव करता है। कई के 20,000 तक प्लेटलेट चला जाते, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेशन होता, पेशेंट चलता फिरता है और डॉक्टर पारिक, अपने आप ठीक हो कई जाता है। तरह के मिथ्स भी हम सुनते हैं, मिथ भी सुनते हैं, तो क्या ये भी सही है कि गाय का दूध की बजाय बकरी का दूध ज्यादा कारगर होता है इस समय नहीं नहीं डेंगू के वक्त? या बहुत नहीं तरह नहीं के मिथ बिल्कुल होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कहते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये बीमारी 4-5 दिन बाद ठीक हो जाती है। तो किसी ने मान लो तीसरे दिन चौथे दिन का दूध चालू किया, 5वें दिन प्लेटलेट अपने आप उसके पेशेंट का जो अपना शरीर ठीक करता है। जैसे डेंगू का असर कम हुआ, इसका असर कम हुआ, प्लेटलेट अपने आप बढ़ेंगे। अब मान लो सपोज करो आजकल आपने मेरे को पहले दिन दिखाया और मैंने कोई दवाई ली कि प्लेटलेट मान लो 1.5 लाख, कल आप दिखाओ कि संजीव भाई को, संजीव भाई ने फिर प्लेटलेट लिख दी, आपकी रिपोर्ट आ गई 1.5 लाख से 75,000। तो आपने कहा कि डॉक्टर पारिक का ट्रीटमेंट खराब है, संजीव भाई का ठीक हो सकता है 75 हो गए। संजीव भाई से भी आप नाराज हो गए किसी कारण से, और दूसरे के पास गए फिर आ गई 50,000। अब फिर किसी ने कहा बकरी का दूध दो, उस दिन आपने दिया बकरी का दूध, अब प्लेटलेट हो गई दूसरे दिन से 50 से 75 होने लगी। तो आपने क्रेडिट किसको दिया? जो चौथा आदमी, तीसरा आदमी जिससे मिले थे, जिसने बकरी का दूध का बोला। तो सेम चीज ये है, तो बकरी का दूध वगैरह मैंने क्या कहा, बकरी के दूध में जो पानी है ना वो जरूर काम कर रहा फ्लूइड के रूप में, चाहे वो नारियल पानी भी हो, चाहे आपका शिकंजी हो, जूस हो, किसी भी तरह का, या नमक का चीनी का घोल भी हो, ORS हो, तो उतना ही काम वो बकरी का दूध कर रहा प्लेटलेट से। उसका कोई लेना देना नहीं है, हमने कहीं पे भी साइंटिफिक रिसर्च में। अब वो कोई क्या दावा करता है देखो उनका, हाँ संजीव जी, आपके पास भी आ हम रही है। चैलेंज। डॉक्टर हाँ साहब मेरा एक क्वेश्चन और है। अरे दिक्कत मेरे को जो होती है ना वो ये होती है कि बकरी का पाव दूध के चक्कर में आदमी 500,000 रुपए खर्च कर आता है। वो पाव दूध तो उसको पाव फ्लूइड ही देगा ना, उसके बजाय अगर वो 2 नारियल पिला दे उसको, तो उससे ज्यादा फ्लूइड आ जाएगा, शायद उससे कम पैसे में, बिना मेहनत। बकरी ढूंढनी भी मुश्किल है आजकल। पहली बात तो ये भी है कि बकरी भी आपको पूरा मोहल्ला घुमा देती है बकरी ढूंढने में। नहीं, कई बार हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम भी चर्चा करते हैं कि भाई हम डेंगू का सीजन आने वाला है, हम भी हमारी क्लिनिक के बाहर एक बकरी का दूध भी अवेलेबल करा देते हैं। नहीं, मेरे यहाँ तो जो है वो पपीते का पेड़ लगा हुआ था, तो जब डेंगू के टाइम में पपीते का पेड़ ही पूरा जो गंजा हो जाता है, लोग सारे तोड़ के ले जाते हैं। नहीं उसका देखो साइंटिफिकली कोई ज्यादा रोल नहीं है। अब ऐसा है कि कोई काफी किसको अच्छा क्या एक्सप्लेन किया कहता है, डॉक्टर। किसको एक क्या क्वेश्चन ब्लेम और करता है, था। वो अपना अपना आउटलुक। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और था कि डायरिया जो है वो इन दिनों में बहुत होता है, तो बच्चों में जो डायरिया है वो किस तरह से जो है वो अलग अलग तरह का लूज मोशंस को डायरिया कहेंगे, या जो है वो कई बार किस तरह का फ्लूइड बहुत ज्यादा पास होता है, तो ये क्यों होता है और इसके लिए प्राइमरीली ट्रीटमेंट क्या रहेगा, और बच्चों को अपन लोग जो है इसको कैसे समझ में आएगा कि ये किस तरह का डायरिया है, इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है? देखो डायरिया की जो अंग्रेजी में डेफिनेशन होता है, इंक्रीज इन फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी। फ्लूइडिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम। फ्लूइडिटी का मतलब पानी ज्यादा बढ़ गया, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ गई, कितनी बार, जब 5 बार जाता था 15 बार जाने लग गया, या जो उसका वॉल्यूम मतलब जो मान लो 50 ग्राम जाता था उसकी जगह 150 ग्राम जाने लग गया। तो एक जनरल डेफिनेशन, किसी को एक को नहीं, कोई बच्चा क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 15 बार भी 10 जा रहे होते हैं, 2-3 महीने के बच्चे 15-15 बार भी जाते हैं दिन में नॉर्मल। और कोई बच्चा जैसे 2 बार जा रहा था लेकिन आज 15 बार जाने लगा, उसमें पानी है या ब्लड आने लग गया, और साथ में बुखार भी है, कुछ हो रहा है, तो अपन को मानना चाहिए कि इसको इन्फेक्शन हो गया है। तो मोटा रूल जब ब्लड आए और हाई फीवर हो, जब ब्लड आए और हाई फीवर, देखो उसमें डायरिया नहीं, डायरिया देखो दोनों तरह का होता है। एक वायरल होता है जिसमें आपको ब्लड नहीं आएगा, एक बैक्टीरियल होता है, शिगेला वगैरह जिनसे होता है, वो उनमें ब्लड आएगा, या अमीबाइसिस वगैरह होती है तो उनमें आ सकता है ब्लड। और जो जनरली वायरल डायरिया जो ज्यादा कॉमन है अपने यहाँ, उसमें ब्लड नहीं आएगा। ऐसे नहीं सोचे कि ब्लड आया तो वो सीरियस है। नहीं, जैसे आपने कहा कि बारिश के मैंने अभी पहले शुरुआत में मैंने बात की थी कि पानी इन्फेक्ट। अब मान लो किसी भी सीवरेज का और नल का कनेक्शन कहीं जुड़ गया बाय द वे, या पानी है ना आपके जो सप्लाई आ रहा है वो गंदा आ गया किसी कारण से, और वो पिएगा तो उससे क्या
इसका शोषण करना चाहिए था। मतलब अवशोषण क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसको पानी जो आते एब्जॉर्ब करती ना, वो एब्जॉर्ब नहीं करती और पानी का पानी निकलता रहता है, उससे पानी की कमी होने का डर रहता है, और वही पानी की कमी और गुर्दे वगैरह खराब होने का डर रहता है। इसलिए कि डायरिया को अपन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डायरिया में आप अगर बचाव की बात करेंगे तो वही चीज आ गई कि आपका पानी है ना स्वच्छ होना चाहिए। अब पानी अब कहेंगे कि साहब सब जने आरओ या फिल्टर इतने महंगे नहीं लगा सकते। सबसे सिंपल उपाय जो किताबें बताती पुरानी, पानी को उबाल के पिए। पानी उबाल के आपने रख लिया घर में और उसका सेवन करें, या फिटकरी वगैरह डालते हैं उससे भी पानी को स्वच्छ किया जा सकता है। मेरा भी एक सवाल है कि इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखा जाए। डॉक्टर पारिक, इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखा जाए? बाहर कहीं भी खेल के आए, कहीं भी कुछ करके आए, उसके हाथ है गंदे और उससे खाना खाएगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हर्षदा का क्वेश्चन था कि इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए। आपकी आवाज में थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ डॉक्टर, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए? इम्यून सिस्टम देखो, इम्यून सिस्टम के लिए सबसे अच्छी इम्यून सिस्टम का देखो, अभी हर आदमी इम्यूनिटी पे बात करता है, लेकिन मोटी मोटी देखो चीज जो इम्यूनिटी है कि अच्छी डाइट होनी चाहिए आपकी। अच्छी डाइट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई है ना आप बहुत महंगे प्रोटीन खरीद के खाइए या खाइए। अच्छी डाइट का मतलब मिक्स है ना, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, आपके कार्बोहाइड्रेट फैट्स होने, बहुत फैट ज्यादा नहीं होने चाहिए। बाहर की चीजें अपन ज्यादा है ना आजकल, वो पिज्जा बर्गर मैगी वेगी चलने लग गया, वो उसका कम से कम इस्तेमाल करें। बच्चों को अच्छे फ्रूट्स दीजिए, दालें दीजिएगा, अंडे खाते हो वो अंडे खाइएगा, अच्छी प्रोटीन डाइट ले, अच्छा एनवायरनमेंट हो उनका, घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। घर में अगर कुछ भी तनाव बना हुआ तो इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तीसरा, कुछ इन्फेक्शन से कंट्रोल, जो कई इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं उनसे इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, तो साफ सफाई का अपन ध्यान रखेंगे। दूसरा, कुछ हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठे, घूमने जाए, खेलने जाए, खेल बच्चों की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए वापस से। कुछ रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल आप कम करें तो इम्यूनिटी अपने आप अच्छी रहेगी। अच्छे लोगों मतलब बच्चों में एक्टिविटीज होंगी, कोई गाने में जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, तो बच्चों के मतलब खाली आजकल क्या हो रहा है कि पढ़ाई स्ट्रेस, घर वाले भी पढ़ाई में लगे हुए हैं, बस बेटा बस पढ़ता रहता है, बचा हुआ टाइम भी वो मोबाइल पे यूट्यूब पे लगा रहा है, बाहर कहीं जाता है खेलने, तो इम्यूनिटी क्या करेगी? तो मेरा मतलब है कि ये इम्यूनिटी किसी एक चीज की नहीं है कि एक चीज से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या खिला दो उससे हो जाएगी। भाई विटामिन वगैरह ये सब है ना, अपने जो पुराने जो अपने यहाँ खाना पीना करते, शायद संजीव जी और हमने कभी विटामिन खाया है बचपन में? वो थोड़ा सा बस वही इतना ही होता था, स्कूल वाले आते थे कभी कभी। विटामिन की गोलियां या ताकत की दवाई खाई है आपने? नहीं खाई है। तो अपने को जो घर में दालें वगैरह जो चीजें मिलती है वो उनमें सब चीजें होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे तो पता है ऑनलाइन मंगा के उससे खा रहे हैं, ये बर्गर खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उसमें पता नहीं कब का बना हुआ चीज है, कब की बनी हुई क्या चीज है। तो स्वच्छ, साफ सफाई और स्वच्छ मतलब शुद्ध खाना होना चाहिए, आपका ताजा खाना होना चाहिए। बासी खाना संजीव जी एक बार आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए ऐसी बीमारियां होती है, और डॉक्टर पारिक ने मोबाइल फोन का भी यहाँ पर जिक्र किया। इतने अच्छे मौसम में जब बारिश होती है, लोग अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस जाते हैं, बच्चे स्पेशली जो यूथ होता है नारगढ़ जाते हैं, और खतरा भी बहुत रहता है कि वो सेल्फी लेते हैं और गिर जाते हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे संजीव जी, यूथ को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए बारिश का मौसम होता है। मैडम बिल्कुल सही कहा आपने कि बारिश का मौसम ही नहीं, आजकल तो जो है वो माँ बाप, हम लोग भी अगर देखें, यंग जनरेशन अपना काम करने के लिए बच्चों को मोबाइल से एक शो लगा के छोड़ देते हैं ताकि वो अपना काम कर लें। तो वो हैबिट जो है वो कहीं ना कहीं हम ही डालते हैं बच्चों को कि अपना टाइम और अपनी चीज को सेव करने के लिए एक बार उनको लगा दिया कहीं, उनका जो है वो उनको टाइम मिल गया, तो ये धीरे धीरे करते हुए ऐसी हैबिट्स हो जाती हैं कि बच्चों को चश्मा, छोटे छोटे बच्चों को आज की डेट में आपको लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो सारा दिन स्क्रीन को देख रहे हैं। और आजकल जो स्क्रीन में, स्कूलों में भी पिछले कोविड के दिनों में तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि जिस स्क्रीन से अपन बच्चों को दूर रखने की बात करते थे, वो स्क्रीन कंपलसरी होती जा रही थी कि बिना मतलब पढ़ाई भी स्क्रीन पे करनी है। और वो अगर आप देखेंगे और संजीव सर, कोविड के बाद तो ये चीज स्क्रीन टाइम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे डॉक्टर पारिक ने कहा कि पहले खिलौने होते थे, सब कुछ होता था, आजकल खिलौना, सिर्फ खिलौना मोबाइल ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सेल्फी तो एक मोबाइल का एक जो है वो एक तरीका है कि एक सेल्फी भी ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो गेम, सेल्फी, वो 7 साल से लेकर 60 साल तक वाले सभी
लेके घूम रहे हैं। नहीं, वो आप बच्चों के डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, इसलिए आपसे कंसर्न ये रहता है कि जैसे आपके पास पेरेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं, तो वो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि इसकी आंखों पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। वो मेरे को नहीं लगता कि किसी डॉक्टर ने कभी आकर के आपको कहा, किसी पेशेंट ने आकर के आपको कहा डॉक्टर साहब इसको मना करो कि स्क्रीन टाइम इसकी ज्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स आर हैप्पी कि साहब वो चश्मा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में तो टॉप करेगा, कंप्यूटर में तो टॉप करेगा। तो जो फिजिकल हेल्थ है आज की डेट में, माँ बाप के लिए बाकी सब जरूरी है, इन्फेक्शंस के लिए वो वैक्सीन लगवा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बच्चों की स्क्रीन टाइम के लिए कभी किसी से चर्चा नहीं करेंगे। घर में ही जो है, क्योंकि शुरू से हैबिट डाल देते हैं कि बच्चा जब रोने लगा तो पहले तो वो दूध की बोतल छोटी सी डाला करते थे, अब वो मोबाइल पकड़ा देते हैं, ऑल्टरनेट हो गया उनके पास में कि वो चलता फिरता खिलौना हो गया। तो ये जो देखा गया वो ऐसा ही है कि अब अल्टीमेटली माँ बाप डॉक्टर के पास में तब आते हैं कि जब वो बिल्कुल उनको लगता है कि साहब अब जो है वो हमारे से तो कुछ संभल नहीं रहा, बीमारी है। अदरवाइज वो खुद घर में डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, उससे काम खराब होता है बच्चों का। बच्चों को पता ही नहीं लगता कि खेलने का टाइम भी कोई शेड्यूल ही नहीं बना हुआ बच्चों का कि इस वक्त 5 से 6 खेलना है या 6 से 7 पढ़ना है, बस मोबाइल ही है सिर्फ सब कुछ उनका, आउटडोर भी मोबाइल और इंडोर भी मोबाइल। डॉक्टर पारिक, मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ संजीव यार, सर, हाँ यार आप डॉक्टर पारिक, एक मेरा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि देखिए अभी मोबाइल का ही जिक्र हो रहा था, कितना, क्योंकि देखिए आप एक डॉक्टर हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, चाहे वो यूथ की साइकोलॉजी हो, बच्चों की, आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन होता है, क्या कुछ इफेक्ट आंखों पे तो पड़ता ही है, लेकिन जो उनकी साइकोलॉजी है और जो उनके माइंड पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बच्चे आजकल देखो, हमने देखा किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने अपने जो घर वाले चाह रहे हैं उनके अलावा शायद 5वां आदमी आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वेरी ट्रू। वो अपने आप ही रहना चाहते हैं। आप किसी को कहोगे अपन किसी फंक्शन में जाना है तो बच्चा मना करेगा, नहीं मैं नहीं मिलना चाहता। तो साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल है, लोगों से दूसरों से मिलना है। वो खाली अकेला है तो अपने मोबाइल में कोई गेम खेल रहा है, उसके फ्रेंड से चैट कर रहा है, वो उसमें तो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हुई है, काफी वायलेंट हो गए बच्चे। बच्चों किसी चीज के लिए आप मना करो तो उनका गुस्सा इस तरह का होता है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स देखते हैं ना, जैसे जो भी शोज हैं, कोई बच्चों के भी हैं बड़े बड़े फाइटिंग वाले, उनको देख के वो अपने आप उसकी कॉपी करते हैं, तो वो अपने उनके कैरेक्टर में आता जा रहा है। वो जैसे कुछ आपने मना कर दिया तो पब्लिक के सामने भी अपने फादर को इस तरह ट्रीट करते हैं, लोग देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो है ना उसको अपना हीरो मानते हैं। जो भी कैरेक्टर वो देखते होंगे ना, तो उसको कॉपी करते हैं। बच्चों की तो मैच्योर तो है नहीं वो इतने, तो मान लो अब, और अभी भी आप सब देख रहे हैं कितने सारा जो समाज में अभी काफी जो केसेस कुछ हुए हैं, उनमें अभी जो है ना, चूंकि 18 साल से के नहीं होते हैं तो उनको सजा भी नहीं दी, सुधार गृह भेजा जा रहा है। इस तरह के बच्चे किस तरह के केसेस कर रहे हैं, जो कांड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो सारा कहीं ना कहीं मोबाइल से वे देखते हैं कुछ चीजें, ऐसी सीरीज वगैरह हैं, तो उनका भी असर है उस पर डेफिनेटली। और एडोलसेंट उन बच्चों को क्या है कि वो बहुत जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप और हमको दरअसल एक क्वेश्चन मेरा ये था कि नॉर्मली पहले डॉक्टर के पास आते थे जब माँ बाप, तो बीमारी से संबंध हुआ करता था उनका कि ये बीमारी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक हो गया, आवाज नहीं आ रही मेरी, यू कांट हियर, आवाज नहीं आ रही डॉक्टर पारिक, मेरी आवाज आ रही है? अब बीच में ब्रेक हो गई थी। हाँ संजीव सर, नाउ यू कैन हियर, अब आ रही है। मेरा ये कहना था डॉक्टर पारिक कि नॉर्मली क्या होता है कि पहले डॉक्टर को थोड़ा सा कट के आ रही है, अभी इनकी आने लग गई थी सही। हाँ बोलिए। मैंने कहा पहले जब माँ बाप डॉक्टर के पास आते थे तो बीमारी से संबंधित बात करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में डॉक्टर ना होकर के काउंसलर भी है, क्योंकि कुछ जो गेम्स हैं मोबाइल ने इतना ज्यादा उनको जो है बच्चों को पीड़ित कर दिया है कि बीमारी नहीं है फिर भी बीमारी है। मतलब आपके आवर्स जो है वो आप मोबाइल से, पबजी गेम हो उसमें तो कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे छोटे छोटे इतने भयानक रूप से जो है वो लड़ते हैं, इतने भयानक रूप से एक दूसरे पर अटैक करते हैं गेम्स को देख देख करके। तो अब डॉक्टर, क्या ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं डॉक्टर साहब कि आप एज ए काउंसलर भी उनको ट्रीट करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। कैन यू हियर डॉक्टर, आवाज आ रही है? नहीं, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो संजीव भाई, एक्चुअल में काउंसलिंग, अब वो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर एक अलग तरह का, डॉक्टर वाले ओपीडी में बड़ा मुश्किल होता है उनको काउंसलिंग कर पाना। इतनी जो खासतौर से साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट तो मेडिसिन को ज्यादा मतलब तवज्जो देंगे, उनको ओपीडी में टाइम नहीं होता है।
तो साइकोलॉजिस्ट से आप राय ले सकते हैं। कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है तो उनका ना उनसे काउंसलिंग करानी चाहिए एक्चुअल में। तो हालांकि अपने यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, पहले तो घर वाले भी उस चीज को ना बाहर बताना बड़ा वो शर्म महसूस करते हैं कि हम कैसे बताएं कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। काफी हद तक तो है ना वो घर में ही चलता रहता है डिस्कशन, जब काफी सर से पानी ठीक है, ऊपर चला जाता है, जब उनके साथ डॉक्टर ही उस पारिक, तरह पेश डॉक्टर आते पारिक, तब वक्त की कमी उनके रहते हुए मतलब मैं आप दिमाग दोनों की को यही बत्ती रोकना जलती है, फिर चाहूंगी, माफी वो चाहूंगी आप छुपते दोनों छुपाते से। कहीं किसी साइकेट्रिस्ट के जी पास जाएंगे, ऐसा होता है। जी हर्षदा, जी बिल्कुल। हर्षदा आप क्लोज क्लोज करने से पहले एक मेरा रिमार्क हाँ रहेगा। हाँ हाँ, क्या संजीव डॉक्टर जी पारिक, वापस बोलिए, आपकी आवाज कट के आई। अब आ रही है? मैं कह रहा हूँ हाँ मेरा एक रिमार्क है, डॉक्टर पारिक एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं। इनकी 4-5 बुक्स जो है वो मार्केट में, जो इनकी खुद की रिटर्न बुक्स आई हैं, इनका खूब अच्छा एकेडमिक कैरियर भी रहा है, और इनका बेटा भी जो है वो अभी एमडी कर रहा है रेडियो डायग्नोसिस में। तो एक सक्सेसफुल फादर, एक बहुत ही सफल जो है वो डॉक्टर, और साथ साथ में एक सुलझे हुए आदमी है। तो मैं न्यूज़ 21 की तरफ से, हर्षिता की तरफ से भी डॉक्टर पारिक का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत से कंसेप्ट क्लियर किए। मुझे भी जो डेंगू के बारे में जो आपने फ्लूइड और ब्लड का मोटा होना, ये जो चीजें बताई, और कितने दिन तक जो है वो आपका पेशेंट का प्लेटलेट डाउन होने पे आप चिंता ना कीजिए, मेरे लिए भी हर्षिता आपने लगता है कि दर्शक भी जो है इस चीज से बहुत काफी कुछ उनके इस पॉइंट्स क्लियर डिस्कशन हो के गए, बाद में बिल्कुल काफी संजीव सर। काफी क्लैरिटी मिलेगी। सो हर्षिता, यू जस्ट क्लोज द रिमार्क। बिल्कुल। ओके डॉक्टर पारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और तमाम ऐसी जो बहुत आम सवाल होते हैं जो ऑडियंस के मन में होते हैं उनके जवाब देने के लिए। और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपने विचार साझा करने के लिए और क्वेश्चंस रखने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दोनों ने हमें बताया, थैंक संजीव यू। जी और डॉक्टर पारिक ने, किस तरह से जो मौसमी बीमारियां हैं, जो लगातार जब मौसम बदलता है, चाहे वो बारिश का मौसम ही क्यों ना हो, अलग अलग जब मौसम, सर्दी से गर्मी आती है, रेनी सीजन आता है, तो अलग अलग बीमारियां भी आती है, और उससे बचने के उपाय डॉक्टर पारिक ने हमारे साथ साझा किए।